30 मई 2019 को गृहमंत्री बनने के बाद क्या अमित शाह ने देश भर में विदेशियों को घुसा दिया? गुजरात से लेकर झारखंड, बिहार, दिल्ली, हर एक राज्य में क्या शाह के इशारे पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी लोगों को घुसाया गया? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या यूं ही मुंह उठा के आरोप लगा रहा हूं। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए, कुछ भी बोल देने वालों में से मैं नहीं हूं। यदि आप मेरे नियमित दर्शक हैं तो इतना तो जानते ही हैं, इतना भरोसा तो है ही। जो बोल रहा हूं उसका कुछ न कुछ आधार है, और आधार ये है कि खुद इसी सत्ता के दौरान संसद के भीतर केंचुआ ने जो कहा वो बेहद गंभीर सवाल पैदा करता है कि क्या गृहमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद अमित शाह की कमजोर व्यवस्था ने विदेशियों को भारत में घुसने दिया या फिर उन्हें जानबूझकर घुसाया गया? जी हां, संसद में केंचुआ ने जो जवाब दिया था उसे सुनकर आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी जब उससे पूछा गया कि भारत में क्या विदेशी लोग फर्जी तरीके से वोटर बन गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जिस दिन वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ केंचुआ की पोल खोलने पर एफआईआर हुई, उसी दिन इस देश की एक हाईकोर्ट ने किस तरीके से सत्ताधारियों को औकात में रहने को कह दिया और बताया कि इस देश में संविधान है, पत्रकारों को यूं ही मत फंसाओ। उधर खबर है कि बिहार से 35 लाख वोटर गायब किए जाएंगे। चर्चा गोदी मीडिया पर खूब चल रही है, वो भी देखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अध्यापक का काम क्या होता है? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि वो मूर्ख बन जाएं, अंधश्रद्धा में पड़े रहें, निपट गंवार रहें, तर्क करने की क्षमता न हो, अनपढ़ रह जाएं? क्या इसके लिए स्कूल भेजते हैं? यदि नहीं तो यही काम करने के लिए एक अध्यापक के खिलाफ कथित रूप से शिकायत की गई है, क्योंकि उसने स्कूल के बच्चों को मूढ़ताओं से दूर रहने के लिए कह दिया, शिक्षा पर फोकस करने के लिए कह दिया, इंसान बनने के लिए कह दिया। ये देश सच में अमृत काल में है। झूठे, फ्रॉड, बुरे लोगों का अमृत काल चल रहा है। वो दिन दुनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, और सच्ची बात करने वाले, प्रेम, लोकतंत्र, संविधान और इंसानियत की बात करने वाले चारों तरफ से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि बिना किसी आर्थिक बाधा के हम आपकी आवाज बुलंद करते रहें। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। आप महसूस कर रहे होंगे पिछले कम से कम 4-5 साल से हर एक राज्य के चुनाव में, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, केरल का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, चाहे अब बिहार की बारी हो, हर जगह जब भी चुनाव आता है तो भाजपाई लोग और उनकी पूरी मशीनरी कहने लगती है, रोने चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे विदेशी घुसपैठियां हैं, बाहरी लोग हैं, और ये खासकर विपक्ष को वोट डालते हैं। ये बात तो आप सब जानते ही हैं, कई बार सुने होंगे। इसी तरह से पिछले 2-3 दिन से केंचुआ के सूत्रों के हवालों से गोदी मीडिया तमाम लपट झंडेस चिल्ला रहे हैं कि बिहार में ढेर सारे बांग्लादेशी, नेपाली, फलनवा ढिमकनवा पकड़े गए हैं, मगर सब कुछ सूत्रों के हवाले से है। किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, न तो कोई ये बता पाया कि पकड़ा कैसे। यानी गोदी मीडिया को अगर केंचुआ के सूत्र खबर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि केंचुआ को विदेशी घुसपैठियां मिले होंगे। अगर हम इस बात को मान लें कि बिहार में केंचुआ ने ढेर सारे विदेशियों को पहचान लिया है, अब ये लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी केंचुआ ने कहा था कि विदेशी लोग वोटर बनकर देश की नीति को प्रभावित कर रहे हैं। माफ करिएगा, शायद ये बात भाजपा के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, और केंचुआ की तरफ से भी इस तरह की बातें कही गई। केंचुआ, भाजपा, गोदी मीडिया और उनका पूरा इकोसिस्टम, सबका यही कहना है कि बिहार में ढेर सारे विदेशी वोटर बनकर बैठे हैं, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, ये लोग तो हर राज्य में यही बात करते हैं। अभी झारखंड में चुनाव होने वाला था तो वहां भी यही रोना रो रहे थे, यहाँ वहां से सारे भाजपाई मुख्यमंत्री जाकर यही सब बोल रहे थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पिछले 4-5 साल से हर राज्य में चुनाव से पहले भाजपाई लोग रोहिंग्या, मुसलमान, बांग्लादेशी, नेपाली का रोना रोते हैं। यानी उनकी बात माने तो देश में ढेर सारे विदेशी लोग हैं, फर्जी तरीके से वोटर बन गए हैं। अब आते हैं रिपोर्ट पर। अभी हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का संकेत दिया, मगर इसी केंचुआ ने, ध्यान रखिएगा, इसी केंचुआ ने साल 2019 में संसद में बताया था कि वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के होने का कोई भी मामला नहीं है। यानी साल 2019 में कोई भी विदेशी व्यक्ति फर्जी तरीके से भारत में वोटर नहीं बना था क्या? और सुनिए, अपने जवाब में चुनाव आयोग ने संसद को बताया था कि साल 2016 में, 2017 में और 2019 में ऐसा कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं आया। लेकिन साल 2018 में 3 शिकायतें मिली, एक तेलंगाना में, एक पश्चिम बंगाल में और एक गुजरात से। यानी साल 2016, 17, 18, 19 में 4 सालों में अगर हम देखें तो केवल साल 2018 में 3 शिकायतें मिली, वो भी 3 राज्यों में एक की संख्या में। 10 जुलाई 2019 को संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि पिछले 3 वर्षों में और चालू वर्ष में, यानी साल 2019 के दौरान वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल करने के
कितने मामले हैं और क्या कार्रवाई की गई। यानी पूछा गया था कि क्या पिछले 3 सालों में भारत में विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से वोटर बने हैं और क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। तो केंचुआ ने जवाब दिया कि नहीं, साल 2016, 17 और 19 में ऐसा एक भी मामला नहीं आया। 2018 में सिर्फ 3 शिकायतें मिली। अब जरा ध्यान दीजिए, 2018 में पूरे भारत में केवल 3 शिकायतें मिली, 2019 में ऐसा कोई भी मामला नहीं था और साल 2019 में ही अमित शाह देश के गृह मंत्री बनते हैं। तो सवाल यह है कि क्या अमित शाह के गृह मंत्रालय संभालने के बाद देश में अवैध घुसपैठ होने लगा, क्योंकि देश की सीमाओं की सुरक्षा सेना और अर्धसैनिक बलों के हाथ में है, उन्हीं की जिम्मेदारी है और ये सेनाएं, ये शक्तियां गृह मंत्रालय के पास हैं। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अमित शाह गृह मंत्रालय संभाल नहीं पाए, पूरी तरह से फेल हो गए, उनकी कुर्सी संभालते ही इतने सारे घुसपैठ हो गई, या फिर उन्होंने जानबूझकर सबको निमंत्रण भेज भेज के बुलाया होगा, आओ बांग्लादेशी इंडिया में आ जाओ, आओ रोहिंग्या भारत में आ जाओ, आओ पाकिस्तानियों, अफगानिस्तानियों, नेपालियों सब चले आओ, स्वागत है तुम्हारा। देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं। ये जो रिपोर्ट है, केंचुआ ने खुद जवाब दिया था संसद में कि साल 2019 में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। तो जब साल 2019 तक ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कि कोई विदेशी भारत में वोटर बन गया और साल 2019 के बाद अमित शाह गृह मंत्रालय संभाले हैं, इसके पहले भी 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तो राजनाथ के कार्यकाल में 3 शिकायतें मिली और 2019 तक कोई शिकायत नहीं थी। तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि अमित शाह के गृह मंत्री बनते ही पूरे देश में इतने घुसपैठिया कहां से आ गए। अब या तो अमित शाह पूरी तरह से फेल हुए, गृह मंत्रालय नहीं संभाल पाए, सीमाओं को असुरक्षित कर दिया। जब हर राज्य में उनके अनुसार घुसपैठिए आ जा रहे हैं तो फिर पहलगाम में आतंकी हमला हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। देखिए ना, उसी बिहार में जाकर नरेंद्र मोदी ने छाती पीट पीट के कहा था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे, धरती के आखिरी छोर तक ढूंढ देंगे, मगर अब तक एक को आतंकी पकड़ा नहीं गया। अच्छा, पिछले दिनों हमारे एक बिहारी दर्शक ने ही फोन करके कहा कि अंबुज जी, आप समझ नहीं रहे हैं, अभी बिहार के चुनाव में टाइम है ना, बिहार का चुनाव नजदीक आने दीजिए, यानी वोटिंग होने वाली होगी तो 2-4 दिन 5 दिन पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहा जाएगा कि हमने आतंकियों को पकड़ लिया, हमने वादा पूरा कर लिया, इसलिए अभी तक आतंकी पकड़े नहीं गए। अब लोग तो लोग हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे विदेशी घुसपैठियों की। अब आप दर्शक ही बताइए कि भारत की संसद में साल 2019 में इसी केंचुआ ने जो कहा था और अब वही केंचुआ जो कह रहा है बिहार को लेकर, दोनों बातों को जब आप एक साथ रखते हैं तो अमित शाह को लेकर कितने गंभीर सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल यह भी है कि केंचुआ को क्या अचानक रात में सपना आया कि बिहार में ढेर सारे घुसपैठिया हो गए हैं, यही काम थोड़ा पहले भी कर लिए होते। कल रात में हमारे एक बिहारी दर्शक जो कि सऊदी में रहते हैं, उन्होंने फोन किया, कहने लगे कि हमारे परिवार में 12 लोग हैं, 7 लोगों का नाम पहले से कट चुका है, 5 लोगों का बचा है। अब बताइए, हमको चुनाव में घर आना था, इस समय त्यौहार भी निपटा लेते, और जिस समय चुनाव है उसी समय लगभग कई सारे त्यौहार भी हैं, तो हम अपना त्यौहार भी निपटा लेते और लोकतंत्र का त्यौहार भी निपटा लेते। अब इस काम के लिए हम विदेश से भाग के कैसे आए, बड़ा नुकसान हो जाएगा, और यदि हम फॉर्म नहीं भर पाए तब तो हमारा वोटिंग राइट चला जाएगा। अब उनका क्या होगा हमें नहीं पता। सवाल बिहार के करोड़ों लोगों के मन में यही वाला चल रहा है। इसी बीच गोदी मीडिया में एक और खबर दौड़ने लगी कि 35 लाख वोटर हटाए जाएंगे। आप भी देख लीजिए, चुनाव आयोग ने बताया है कि अब तक 6 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं, यानी 88% से ज्यादा लोग जमा कर चुके हैं। 25 जुलाई तक का समय है, इसके बाद मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि 1.59% मतदाता यानी 12.5 लाख वोटर दुनिया से जा चुके हैं, यानी मौत हो चुकी है, उनका नाम हटाया जाएगा। 17.5 लाख वोटर ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं और अब राज्य में मतदान के पात्र नहीं हैं। अब सवाल यह है कि केंचुआ को यह कैसे पता चला कि इतने सारे लोग यानी 17.5 लाख लोग अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं और वोट डालने बिहार में नहीं आते हैं। इसके साथ ही 5.5 लाख वोटर ऐसे हैं जो 2 बार पंजीकृत हैं, यानी एक और कहीं जगह उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका पता तो लगाया जा सकता है, मगर यह कैसे पता चला कि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से जा चुका है। तो कुल मिलाकर 35,50,000 मौजूद वोटरों का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, यह टोटल वोटर्स का 4.5% से भी ज्यादा है। इसी बीच हमने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जब केंचुआ के SIR में हो रही लापरवाही, भयंकर गड़बड़ियों को उजागर करते हैं, स्पष्ट रूप से देश और दुनिया के सामने रख देते हैं, तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है और जो शिकायत करता है वो अलग अलग समुदायों में वैमनस्यता पैदा करने तक का आरोप लगा देता है। शिकायत एक मुसलमान से करवाया जाता है, इसमें भी कितना गहरा षड्यंत्र हो सकता है, अंदाजा लगाइए। इसी बीच आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और साक्षी दैनिक समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। दरअसल हुआ यह था कि अखबार में एक लेख को लेकर कुछ लोगों ने FIR दर्ज करवा दिया, फिर आरोप लगाया कि इस लेख से 2 धार्मिक समूह या जातियों के बीच दुश्मनी बढ़ेगी, दंगे होंगे, हंगामा भड़केगा। जबकि जिन लोगों ने लेख लिखा था, जो FIR रद्द करने हाईकोर्ट
पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो लेख है वो विश्वसनीय जानकारी पर आधारित था और व्यापक शोध के बाद प्रकाशित किया गया था। ये लेख शिकायत दर्ज करने के लिए कारण हो ही नहीं सकता, और सिर्फ इसलिए कि ये लेख राज्य के सत्ताधारी लोगों के लिए ठीक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राज्य के सत्ताधारी लोगों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए एफआईआर हो गई या किया गया। जो सत्ता में बैठे हैं उनको पसंद नहीं आ रहा था तो मुकदमा हो गया। लेख लिखने वालों ने कहा कि जो आरोप लगाया गया है कि दो वर्गों में समूहों में दंगे हो सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी वैसा है ही नहीं जो दंगा करवा दे, हंगामा करवा दे। यानी कुल मिलाकर सत्ता में बैठे लोगों को लेख पसंद नहीं आया तो अखबार के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू हो गई। मामला जब अदालत में पहुंचा तो अदालत में एकल न्यायाधीश ने क्या कहा, जरा उसको सुनिए। न्यायमूर्ति हरिनाथ को उस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे दो समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ती हो या कहीं दंगा हो जाए, बवाल हो जाए। इसे देखते हुए अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कानून स्थापित है कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी माध्यमों से सूचना जन जन तक पहुंचे। प्रत्येक मुद्दे के लिए एक 360 डिग्री का दृष्टिकोण हो सकता है और इसलिए विभिन्न कोणों पर विचार आपराधिक शिकायतों का विषय नहीं बन सकते। यानी किसी भी मामले को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। आपने किसी चीज को किस रूप में लिया उसी के आधार पर मुकदमा नहीं कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है कि इसमें आपकी मानहानि हुई है तो आप अपने उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, उचित रास्ते को अपनाइए, मगर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। यानी आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति हरिनाथ ने आदेश दिया और इसमें कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी माध्यमों से सूचनाएं जन जन तक पहुंचे। अब सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में बैठे जज कौन सा संविधान पढ़े हैं और बिहार में सत्ता में बैठे लोग, वहां बैठे अधिकारी डीएम एसपी से लेकर थानेदार तक कौन सा संविधान पढ़कर आए, पढ़े भी हैं कि नहीं, या फिर पढ़ के भुलवा गए हैं। क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि अजीत अंजुम जी बिहार में जो कर रहे थे वो एक पत्रकार की ड्यूटी है, सूचना को जन जन तक पहुंचाने का काम ही तो उन्होंने किया था। अपनी मर्जी से कुछ बोला नहीं, न तो कोई आरोप लगाया, बल्कि उनसे ज्यादा तो तमाम बीएलओ और अधिकारियों ने उनके सामने चीजें रख दी, बताया कि किस तरीके से जल्दबाजी में हड़बड़ी में काम करना पड़ रहा है। खुलेआम पकड़ा गया कि चुनाव आयोग 2 फॉर्म देने की बात कहता है कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर जाएंगे। किसी बीएलओ ने नहीं माना कि उनके पास 2 फॉर्म है और उन्होंने किसी को पावती दी हो, सबने 1 फॉर्म की बात कही। एक पत्रकार जब अपना काम करता है और मामला सत्ता के खिलाफ जाता है तो सत्ता में कोई भी हो उसे मिर्ची लग जाती है, और मिर्ची की यही जलन साबित करती है कि पत्रकार ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। अच्छा, एक बात बताइए, एक जिम्मेदार शिक्षक आप किसे मानते हैं? वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार अक्सर कहते हैं कि एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, और मैं कहता हूं कि एक डरा हुआ शिक्षक समाज में जानवर रूपी इंसान पैदा करता है। अब सवाल यह है कि हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? मूढ़ बनने के लिए, मूर्ख बनने के लिए, घिसी पिटी व्यवस्था में जीने के लिए, रूढ़िवादी विचारधारा अपनाने के लिए, या फिर तार्किक होने के लिए, बुद्धि का विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? यूपी के सरकारी शिक्षक जो कि बरेली में बताए जा रहे हैं, नाम है रजनीश गंगवार, इनकी एक कविता इनके लिए मुसीबत बन गई। अब सवाल यह है कि कविता में था क्या? तो कविता में यह था कि कांवड़ यात्रा पर मत जाओ, ज्ञान का दीप जलाओ। 5 मिनट से अधिक की अपनी इस कविता में, इस वीडियो में इन्होंने बार बार शिक्षा पर फोकस किया है। चूंकि हम वीडियो यहां चला नहीं सकते, आप चाहें तो हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। उस कविता को सुनिएगा। इन्होंने बार बार वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने, शिक्षित होने और तार्किक होने पर जोर दिया है और कहा कि कांवड़ यात्रा जरूरी नहीं है, शिक्षा की तरफ, शिक्षा की यात्रा पर जाओ, मानवता की सेवा करने तथा सच्चा इंसान बनने का आग्रह कर रहे हैं। मगर इनके खिलाफ शिकायत कर दी गई। चर्चा है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने शिकायत की, मगर जब आप पता लगाएंगे तो शिकायत करने वालों के बच्चे शायद ऐसी यात्राओं पर कभी न जाते हों। बड़े बड़े नेता लोग भले ही कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा दें, मगर अपने बच्चों को ऐसी यात्रा में नहीं जाने देंगे। वो दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में लाखों की फीस देकर पढ़ रहे होंगे। सवाल है कि भारत किस रास्ते पर चल पड़ा है? हमारा संविधान में हमारे मूल कर्तव्यों में भी ये बातें निहित हैं कि हम वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे, मूर्खता को आगे नहीं बढ़ाएंगे, रूढ़िवादी विचारधारा को पीछे छोड़ेंगे। मगर वही बात जब एक अध्यापक बोल दे रहा है, वीडियो वायरल हो जाता है तो शिकायत होने लगती है। पता नहीं कब कहां इन मास्टर साहब को, रजनीश गंगवार जी को नफरती चिंटू घेर ले, हमला कर दें, कोई भरोसा नहीं। अमृतकाल चल रहा है ना। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि अध्यापक ने क्यों कहा कांवड़ यात्रा पर मत निकलो, तो ये उनकी अपनी विचारधारा है। बाबा लोग खड़े होकर दिन रात चिल्लाते हैं यात्रा पर जाओ, ये करो, वो करो, इनसे नफरत करो, उनसे नफरत करो, तो ये उनकी विचारधारा है। दोनों अपनी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, दोनों के संवैधानिक अधिकार है। अब यूपी के मुख्यमंत्री कांवड़ियों पर जनता के टैक्स के पैसे से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी? अभी हाल ही में वाराणसी में कांवड़ियों पर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी फूल छिड़क रहे थे,
तो क्या उनके खिलाफ थाने में शिकायत होगी? जबकि यहाँ तो जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। फूल बरसाना है तो अपने निजी पैसे से बरसाइए। और बड़े बड़े अधिकारी, क्या उनकी ड्यूटी यही है? अगर वो जनता की सेवा करें, अपना काम करें, तो शायद इससे ज़्यादा लाभ होगा। मगर सवाल है कि कौन मना करने वाला है? कुल मिलाकर बात वही है कि हर एक का अभिव्यक्ति का अधिकार है, मगर देश को भीड़ तंत्र के हवाले किया जा चुका है। भीड़ कहीं भी किसी को भी अपना निशाना बना सकती है। ज्ञान की बात, वैज्ञानिक सोच किसी के भी जान की दुश्मन बन सकती है। यही अमृतकाल है। आप लोग भी अमृतकाल का आनंद लीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो व्हाट्सएप पर अपने जानने वालों तक भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।